यहां 120 किलोमीटर के आसपास नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। 2014 के पहले 10 वर्षों में यहां ओडिशा में 20 किलोमीटर से भी कम लाइनों का दोहरीकरण होता था। पिछले साल ये आंकड़ा भी बढ़कर 300 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। ओडिशा के लोग जानते हैं कि करीब 300 किलोमीटर लंबी खोर्दा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी। आज इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन हो, टीटलागढ़ रायपुर लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो, जिन कामों का इंतजार ओडिशा के लोगों को वर्षों से था, वो अब पूरे हो रहे हैं। आज ओडिशा देश के उन राज्यों में है जहां 100% रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद कांग्रेस ने अपना सीएम उम्मीदवार चुन लिया। आपको बताते चले कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस समारोह में कई लोगों को बुलाया गया और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। We have been conveyed the decision of Congress President, Honorable Congress President, on the CLP issue of Chief Minister issue of Karnataka. Congress President decided Siddaramaiah ji as the Chief Minister and DK Shivakumar as the Deputy Chief Minister. DK Shivakumar will continue as a PCC President till the Parliament election over. This is what, of course, our main mudda is, our first priority is to implement our 5 guarantee. That will be discussed and finalized in the first cabinet itself. This is the promise given by Rahul Gandhi, Congress President, Madam Sonia Gandhi, everybody. So we will fulfill that. Every congressman, including leader and Karyakarta, will be happy of this. You see, I told that our party is the party who believe in consensus, not in dictatorship. Of course, we took one more day. Media take it as a big thing. Whenever BJP formed a government after 18 years, 18 days, no issue. Tripura, UP, there is no issue. But Congress party took 1 or 2 days, it became a bigger issue in the media. Anyway, thanks to the media also, now we solved amicably, very peacefully, we settled the entire issue, we will go together unitedly. Now, Siddaramaiah and Shiv Kumar is flying in the same flight to Bangalore. Why I should be upset? There is a long way to go. हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की। 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है। मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता। हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है। तो वहीं किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। आपको बताते चले कि किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। अब अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अपने सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध मेघवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल का जन्म 7 दिसंबर 1954 में हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब बीजेपी के टिकट पर बीकानेर लोकसभा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। वहीं केंद्र सरकार में वित्त और कंपनी मामलात राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं।
कोई ऐसा विषय नहीं है जी। लंबित जो विषय है न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही। तो वहीं जमीन के मामले में आज बताते चले कि राबड़ी देवी की पेशी हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राबड़ी देवी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई है। ईडी राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ये पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से इसी मामले में पूछताछ की थी और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। और इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो तीनों बार पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। तो बताते चले कि जमीन के बदले नौकरी का ये मामला है पूरा, जहां पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश हुई हैं। ईडी राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ये पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से इसी मामले में पूछताछ की थी और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत उनका बयान दर्ज करी है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया था। पिछले ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। और इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो तीनों बार पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। तो कोर्ट ने तमिलनाडु की मान्यता को दी है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया है जिसमें जली लुट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। गौरतलब है जल्लीकट्टू, जिसे इर्थाजुवथल भी कहा जाता है, सांडों के साथ खेला जाने वाला खेल है जिसका आयोजन पोंगल में फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत से निर्णय सुनाते हुए महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी की दौड़ों की मान्यता भी बरकरार रखी है। 5 जजों की पीठ के अन्य जजों में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार भी शामिल थे। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति की रक्षा हुई है। Supreme Court has given a very good verdict, historical verdict for the steps taken by our leader Thalapathy and the government of Tamil Nadu. That is the Tamilians' culture, heroism, tradition, all have been safeguarded by our leader. So it is a legal fight. That legal fight we won, but because of our good lawyers engaged by the government and the representation made by them through the lawyers, the points given by our Honorable Chief Minister, which makes the case verdict very successful. तो वहीं 26/11 के आरोपी तहरून राणा को भारत लाने के लिए रास्ते साफ हो गए हैं। आपको बताते चले कि अमेरिकी कोर्ट ने तहरून के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब एनआईए अमेरिकी सरकार से संपर्क के मदद से तहरून को जल्द से जल्द भारत लाएगा। तहरून राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रची थी। तहरून को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 10 जून 2020 को
62 साल के तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। इसको लेकर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत भेजने को लेकर समर्थन किया था और मंजूरी दी है। वही यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के यूएस मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चुलजियान ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है। उन्होंने दस्तावेजों के आधार के साथ साथ तर्कों पर भी विचार किया। इसके बाद मंगलवार 16 मई के 48 पन्नों के अदालती आदेश में तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही गई थी। जज जैकलिन चुलजियान ने आदेश देते हुए लिखा कि दस्तावेजों के समीक्षा और विचार के आधार पर अमेरिका के राज्य सचिव को आरोपित अपराधों पर राणा की प्रत्यर्पण की अनुमति देता है। तहव्वुर राणा को इन हमलों में भूमिका के लिए भारत की ओर से दिए गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के तरफ किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच भी कर रही है। वही एनआईए ने कहा कि वो उसे भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कॉलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल था और हेडली की सहायता करके और उसकी गतिविधियों के लिए उसे कवर देकर वह समर्थन कर रहा था। वहीं तहव्वुर राणा के शीघ्र प्रत्यर्पण के मामले पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा कहते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बहुत नियमित संपर्क में है। तहव्वुर राणा का शीघ्र प्रत्यर्पण हो और हम सभी ने निर्णय देखा है कि वहां ही स्थानीय अमेरिकी अदालत द्वारा दिया गया था और अमेरिकी पक्ष के साथ हमारी बातचीत जारी है। Was whether the question of counterterrorism and speedy extradition of Tahव्वुर Rana, whether that would be taken up with President Biden in the discussions. I think that was your first question. Look, as I've already mentioned to you, the bilateral meetings on the sidelines of the G7 summit in Hiroshima are still being firmed up. So I am not going to make any assumptions about which meetings would happen, which meetings would not happen. But whatever bilateral meetings that Prime Minister holds on the sidelines of the G7 summit with whichever leader, the entire gamut of the bilateral relationship with that particular country would fall under the scope of discussions between the Prime Minister. वहीं द फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। सीजीआई ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के फिल्म पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया। सीजीआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। गुरुवार 18 मई को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तरी इटली के अमेलिया रोमांगना क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को घरों में भी पानी भरने के कारण उन्हें अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। अल जजीरा ने बुधवार को अधिकारियों का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित इलाके में हजारों लोगों को निकाला गया है। वही सिविल प्रोटेक्शन मिनिस्टर नेलो
मुसेमेसी ने कहा कि जितनी बारिश साल भर में होती है उसकी आधी तो पिछले 36 घंटे में हो गई है। इटली में साल भर में आमतौर पर 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, वही 36 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसकी वजह से नदियां उफने लगी हैं। शहरों की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से फैजा, सेसना और फॉली की सड़कों के माध्यम से मैला पानी इमोला के दक्षिण में पार्क की गई और कारों की छतों पर वह निकला है। आपको बताते चले कि कई दिनों में भी गंदा पानी भर गया और लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। वहीं मुसेमेसी के मुताबिक 50,000 लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रभावित लोगों के लिए ट्वीट किया और कहा कि सरकार आवश्यक सहायता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी। सरकार ने घोषणा की कि आपातकालीन सेवाओं को बचाव के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इमोला में रविवार को होने वाली कार रेसिंग चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को बुधवार को बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया और यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।